कब कहता हूँ जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु अनंदन कानन का फूल बन, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। हेलो बच्चा लोग, आज हिंदी का पहला पेपर क्लास 12 का हो चुका है और हमारे पास आ चुका है हमारे पास आज का पेपर, जिनका भी 302 HJ सेट है पूरा सॉल्व कराने वाला हूं और आपको अभी पता चलने वाला है कि कितने नंबर आप लाने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, बने रहना वीडियो के अंत तक और एक एक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ यानी खंड का की तरफ। तो जैसा कि यहाँ पे आपको पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल रहा है, पाणिनि कालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, राजा लक्ष्मण सिंह। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपने क्या टिक किया है। आपको बता दूं कि इसका सही जवाब है वासुदेव शरण अग्रवाल। जब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ूं तो आप उसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पे हमारे पास में दूसरा इसका जो क्वेश्चन है वो है द्विवेदी युगीन लेखक हैं। ऑप्शंस हैं राय कृष्णदास, अध्यापक पूर्ण सिंह, चतुर्सेन शास्त्री और चौथा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट। तो आपको बता दूं कि अध्यापक पूर्ण सिंह इसका सही जवाब है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और लग रहा है कि इस बार बच्चों ने पेपर को फाड़ डाला है। चलते हम इसके पहले खंड का के तीसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है तीसरा पार्ट, रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। तो ऑप्शंस हैं राजा भोज का सपना, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी और 11 वर्ष का समय। तो आप फटाफट से बताइए कि आपने क्या लगाया, तब तक मैं एक एक आपको बता दूं। राजा भोज का सपना जो है इसको शिव प्रसाद ने लिखा है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। वहीं पे इंदुमती जो है इसको किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है, किशोरी लाल गोस्वामी। और वहीं पे आपको बता दें एक टोकरी भर मिट्टी इसको लिखा है माधव राय ने। किसने लिखा है? माधव राय। ठीक है, माधव राव ने लिखा है। तो आखिरी आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? 11 वर्ष का समय, और 11 वर्ष का समय है इसी को लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे 11 वर्ष का समय टिक किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। जहाज का पंछी रचना किस विधा की है? तो आपको बता दूं जहाज का पंछी रचना जो है ये उपन्यास विधा की है। उपन्यास जिसका भी सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, रामनाथ सुमन, बद्री नारायण चौधरी और अमृत राय। तो आपको बता दूं आनंद कादम्बनी के संपादक जो थे वो थे बद्री नारायण चौधरी। इसके बाद में यहाँ पे हमारा जो प्रश्न 1 है खंड का समाप्त होता है। खंड का के प्रश्न नंबर 2 के का वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के को मूल, यह कथन है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, वियोगी हरि और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फटाफट से बताइए कि आपने क्या लगाया है। इसका सही जवाब जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता। मैंने अपने बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा फोर्सली कहा था इसको पढ़ने के लिए और पेपर में भी आया। तो इसके जो हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे अज्ञे जी की ये रचना है। इसके कितनी नावों में कितनी बार इसको अज्ञे जी ने लिखा है। अगला दिया गया है छायावादीन युगीन कवि हैं। ऑप्शंस हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद और श्रीधर पाठक। तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। चलते इसके चौथे पार्ट की तरफ। पार्ट है भारतेंदु युगीन रचना है। आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है आनंद, अरुणोदय, कामायनी, साकेत, भारत बारहमासा। तो आपको बता दूं भारत बारहमासा जो है इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। और ये जो थे ये आपके एक मध्यकालीन युगीन के कवि थे। ये मध्यकालीन युग के जो कवि थे। ठीक है, साकेत है, साकेत आपको पता है किसने लिखी है? कमेंट करके फटाफट से बताइए। साकेत जो है वो द्विवेदी युग की है। कामायनी जो है ये आधुनिक छायावादी युग की है, आधुनिक छायावादी युग। और इसको लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है। कामायनी सबको पता है।
और इसके बाद में बचता क्या है हमारे पास में, एक ही बचता है आनंद अरुणोदय, और यही भारत तेंदु युगीन जो रचना है मानी जाएगी। इसके साथ चलते हैं पांचवें पाठ की तरफ। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है अनामिका, चित्रधार, ग्राम्या, दीपशिखा। अनामिका जो है ये महाप्राण निराला जी की रचना है, ये चीज़ आप याद रखिए। और इसके बाद चित्रधार जो है ये आपके जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। जितने लोगों ने भी जयशंकर प्रसाद लगाया है यहाँ पे चित्रधारा पे, ये सही है। ग्राम्या जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, याद रखिएगा इसको, सुमित्रा नंदन पंत। और आखिरी जो है आपका दीपशिखा, दीपशिखा सबको पता है महादेवी वर्मा की हो जाएगी, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे जितने भी चित्रधार पे जिसने भी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ में हमने खंड का के सारे एमसीक्यू कर लिए, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए और बहुत सारे बच्चों ने 10 के 10 बिल्कुल करेक्ट किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहाँ हमें प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। मैंने आपको बताया था कि जहां भी राष्ट्र आ जाए समझ जाना राष्ट्र का स्वरूप, और यहाँ पे तो देखिए सीधे सीधे राष्ट्र का स्वरूप इन्होंने बोल भी रखा है, तो राष्ट्र का स्वरूप से ये लिया गया है और इसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल में। तो यहाँ पे 2 नंबर तो आपको फ्री के मिल गए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ्य से अवतरित है, इसको वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। तो 2 नंबर मिल गए, बाकी तो आप कर लेंगे। तो ओवरऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दी। इसके साथ चलते हैं इसका जो अथवा करके क्वेश्चन आया है उसकी तरफ। यहाँ पे दूसरा हमको दिया है भाषा की साधारण इकाई शब्द। तो जहां भाषा हमको दिखाई दे रही है, भाषा की बात हो रही थी, ये समझ जाइए कि भाषा और आधुनिकता का है, जिसको लिखा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो गद्यांश हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ्य से अवतरित है, जिसको महान लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे भी अगर आपने इसी तरीके से किया है तो 10 नंबर तो कंफर्म आपको मिलने ही मिलने हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमको दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये आपका श्रद्धा मनु से लिया गया है और आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ये लिखा गया है। तो संदर्भ के 2 नंबर तो फ्री के हो गए, बाकी चीजें आप इसी से लिख सकते हैं। और इसके साथ अथवा करके जो दिया गया क्वेश्चन है वो है, मैं कब कहता हूं जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं जीवन मरु अनंदन कानन का फूल बन, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। जो है मैंने आहुति बनकर देखा चैप्टर से लिया गया है और इसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा पद्यांश जो कि आपको दिया गया था। दोनों में से आपने जो भी किया है फटाफट से कमेंट करके बताएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो है इसका का पार्ट दिया गया है। आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे 5 नंबर का है, आपको पता है, 2 नंबर रचना के और 3 नंबर साहित्यिक परिचय के। मैंने आपसे कहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको पढ़ लीजिए। देखिए 4 के चारों आपके पेपर में आए हैं, जिसने भी पढ़ा है वो बिल्कुल सही करके आया होगा। कमेंट करके बताइए किस बच्चे ने कौन सा जो गद्य का जीवन परिचय है, जो साहित्यिक परिचय है उसको लिखा है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलते इसके खा पाठ की तरफ। खा पाठ में आपको कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है और इसमें मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद भी, सुमित्रा नंदन पंत भी और महादेवी वर्मा भी। तो देखिए 4 में से 3 आपके उसी में से आए, मतलब 90% पेपर, 95% पेपर हमारा बताया हुआ ही आता है। तो इस तरीके से हमारे और भी वीडियोस के लिए और भी सब्जेक्ट की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, लाठी कहानी का कथा सार अपने शब्दों में लिखिए और ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। हमने आपको सिर्फ 2 कहानी कही थी पढ़ने के लिए, एक बहादुर एक लाठी। तो देखिए लाठी उसमें से आया है और जिसने भी लाठी पढ़ी थी, वीडियो आपको चैनल पे दी गई थी, उसके पूरे मार्क्स आने कन्फर्म हैं। और ध्रुव यात्रा भी जिसने जिसने लिखी है फटाफट से कमेंट करके बताए किसने किसने ध्रुव यात्रा लिखी है। चलते हैं तब तक हम 7वें क्वेश्चन की तरफ।
सेवेंथ क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि सारे लिखने, यार सारे मत लिखो, आपको जो पढ़ाया गया केवल वही लिखो। इसमें आपको अधिकतम सीमा भी दी गई 80 शब्द की, और 5 नंबर का क्वेश्चन है। रश्मि रथी, त्यागपथी, श्रवण कुमार, सत्य की जीत। तो जिसको जो पढ़ाया गया केवल वो लिखो। जैसे ये देखिए, जिस बच्चे की हमारे पास पेपर है, इसने लिखा है सत्य की जीत। आपको मुक्ति यज्ञ पढ़ाया गया है, आप मुक्ति यज्ञ लिख करके आइए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, टीचर से पूछते हैं कि हमको सारे करने। हाउ इज़ दैट पॉसिबल यार, 80 शब्द का है, आप इसी को करेंगे तो पेपर कैसे करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए और फटाफट से कमेंट करके बताइए किसने किस टॉपिक पे अपना जो स्वपठित खंड काव्य है उसको लिखा है। आ चुके हैं खंड खा की तरफ। खंड खा में सबसे पहले 7 संदर्भ हिंदी अनुवाद। तो आपको बता दूं, मैंने कहा था यार संस्कृत भाषा यहाँ मत छोड़ के जाना, पंचशील सिद्धांत मत छोड़ के जाना, और ऐसा ही हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है, धन्यम भारत देश यत्र समुल्लसित, सीधे बात की गई है संस्कृत की, तो समझ जाइए संस्कृत भाषा यहाँ महत्वम चैप्टर से ये आया हुआ है। तो आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ्य से अवतरित है। और दूसरा जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बौद्ध युगे इयम सिद्धांता। तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम भी इन्होंने बोल रखा है पंचशील सिद्धांता। तो ये पंचशील सिद्धांता का हो गया, और ये संस्कृत भाषायाम महत्व का। किसने किस पे किया है कमेंट करके बताना ना भूलें। इस खा पार्ट जो दिया गया है, पहला तो सबको पता था कि सुभाष रत्नानी से आना ही आना है। दूसरा जो है ये आया है आपका भोज दौर्यम से। तो आपने भोजस्य दौर्यम से, तो जिसने जो भी किया है हमको कमेंट करें। बहुत ही शानदार पेपर बन के आया इस बार। आखिरी इसके बाद में जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए 9वें क्वेश्चन में क्या है, मुहावरे एवं लोककृतियों में से किसी एक का अर्थ। तो मैंने सारे लिखे क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस बच्चे ने क्या लिखा है। अंधे के हाथ बटेल लगना, मतलब बिना मेहनत के अच्छी वस्तु मिल जाना। दूसरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना, अपनी बात पर स्थिर ना रहना। तीसरा है अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो किसी काम को करने पर उसकी जानकारी सभी व्यक्ति को होना इसका अर्थ होता है। इसका मैं वाक्य नहीं कहूँगा, वाक्य तो आपने बहुत सारे बनाए होंगे अलग अलग, बस ये याद रखा होगा आपने। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग किया होगा, ना कि इन शब्दों का, क्योंकि अगर आपने इनके अर्थ का प्रयोग किया है तो वो आपका गलत माना जाएगा। चलते इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, आपतित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये मैं छोड़ दूंगा क्योंकि बच्चों ने खुद से किया है, शायद सबका अलग अलग भी हो सकता है। तो इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 11 दिया गया है कि सही युग, हमको जो शब्द युग में चुनना है। अंश और अंश, यहाँ पे बच्चे ने लगाया है भाग और कंधा, तो ये गलत है। अंश का मतलब तो कंधा ठीक है, और इस अंश का मतलब होता है भाग। तो यहाँ कंधा और हिस्सा जो मैंने यहाँ पे टिक किया है ये आपका सही होगा। आपने क्या लगाया है कमेंट करके बताइए। वात और बात, वात का मतलब होता है हवा, बात का मतलब वार्ता। तो इसका पहला ऑप्शन हवा और वार्ता बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, सुरभि। सुरभि का अर्थ होता है, एक तो आपका हो गया सुगंध, दूसरा हो गया आपका सुंदर, और तीसरा आप लिख सकते हैं मनोरम। तो आपको लिखने केवल 2 हैं, मैंने यहाँ 3 बता दिए हैं। वारिद मतलब सामने आया हुआ और या उपस्थित। नीरज कमल का फूल, चमकना उजागर करने के लिए। और इसके बाद क्या है विधि, तो विधि का है व्यवस्था पहली चीज। आदि का ढंग, व्यवस्था आदि का ढंग, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा संगति है, और तीसरा क्या है प्रणाली है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसमें आपको आयुब सब क्लियर दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं उसको ज़बरदस्ती लिखने की। गा पाठ की तरफ चले। गा पाठ क्या दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका कभी अंत ना हो। तो वो तो सीधी सी बात है यार, अनंत ही होगा। दूसरा है जो बूढ़ा ना हो। अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ अमर लगाया, यार अमर का मतलब जो कभी ना मरे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा अजर होगा। जैसे हनुमान को कहते नहीं, हनुमान जी जो हमारे भगवान हनुमान, उनको हम क्या कहते हैं अजर अमर हैं। तो अजर का मतलब कभी बूढ़ा ना होना, अमर का मतलब कभी ना मरना। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, आपने क्या लगाया कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। चलते इसके खा पाठ की तरफ। तो खा पाठ में दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो मीरा कृष्ण भक्त कवित्री है, नहीं मीरा बाई
कृष्ण भक्त कवित्री हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, मेरा बाल क्या सफ़ेद हो रहा है यार, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। वह नदी को गया, वह नदी पर गया। इसके बाद क्या, मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है। इसमें मुझे भी डाउट है, आप कमेंट करके बताइए यहाँ कनिष्ठ होगा या कनिष्ठ होगा, इसमें मुझे कुछ संदेह हो रहा है, तो इसका जवाब आप हमको दीजिए। इसके बाद चलते हैं हम इसके 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न बहुत ही शानदार है, बिल्कुल बताया हुआ है, नहीं यकीन चैनल पे जाइए, वीडियो वॉच करिए, आपको पूरा मिल जाएगा। हास्य रस मैंने कहा था पढ़ने के लिए, उपमा यमक दोनों कहा था मैंने पढ़ने के लिए और दोनों ही आ गया, और सोल्ठा भी मैंने पढ़ने के लिए कहा था, कुंडलिया मैंने छुड़वा ही दिया था, तो वही पेपर आया है। इसके बाद हम चलते अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। गली मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र और बैंक में मैंने खाता खोलने के लिए दिया था, और यहाँ ऋण प्राप्ति के लिए आया है। फॉर्मेट सेम होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, तो दोनों पत्र आप चैनल पे देख लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया था, वही आया है। और इसके बाद 14वां प्रश्न जो है, इसमें से 3 बताए हुए निबंध हमारे आए हैं। एक तो आया है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, एक आया है पर्यावरण संरक्षण और विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो कुल मिला के आपका जो ये पेपर था, इसमें हमने गारंटी ली थी कि 100 में से 95 प्लस मार्क्स का हमारा बताया आएगा, जो कि आपको मैंने एक एक चीज़ दिखा दी। आपने कितने नंबर का सही किया है हमको कमेंट करके बताएं। साथ ही और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बोर्ड एग्जाम के एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय किड्स।